हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ और आज 11.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। नीरू, रेहान, मिस्टर अभिजीत, प्रियंका, ओम, अभिषेक, पलक, मयंक, अविनाश, साक्षी, नेहा, दिव्या, अपूर्वा, ऐश्वर्य। हाँ भाई, नमस्कार सभी लोगों को। आगे। हेलो 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 हेलो। डबल आवाज आ रही है। हेलो, नमस्ते नमस्ते। क्या अब मेरी आवाज आ रही है? क्या अब मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दो। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है। सभी लोगों को बहुत 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 नमस्कार। तो कहानी ऐसी है कि भाई साहब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं आज हम, और आप लोगों ने एकदम धुआंधार सॉल्यूशन पढ़ लिया है और आई होप सभी लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। सारे सवाल बना लिए होंगे, पीवाईक्यू सारे कर लिए, जेई मेन के भी सवाल कर लिए, और क्या चाहिए जीवन में? सब कुछ आपने कर लिया है, बस उसको आप बार बार रिवाइज करना है। उसके शॉर्ट नोट्स आपको बनाए हैं, उसको रिवाइज करते जाना। तो नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है केमिकल काइनेटिक्स, और जो नए बच्चे हमसे इस अध्याय में जुड़ना चाह रहे हैं एकदम जुड़ें। पिछले वाले और इस वाले चैप्टर में कोई कनेक्शन नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री की यही खूबसूरत बात है कि आप किसी भी चैप्टर से चालू कर सकते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो केमिकल 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 काइनेटिक्स की शुरुआत हम कर रहे हैं, और केमिकल काइनेटिक्स की शुरुआत जब हमारी हो रही है तो जरा ध्यान से देखो कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, देखो सबसे पहला टॉपिक पढ़ो जरा। सबसे पहला टॉपिक पढ़ो, क्या लिखा है? तो आपके लिए लाए हैं हम टॉपिक लॉग एंड एंटी लॉग, जो कि आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता दूंगा। अब आप बोलोगे सर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहे हो कि मैथ्स पढ़ा रहे हो? तो हम लोग लॉग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लोग। हम लोग लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो लॉग एंटी लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इस चैप्टर में काम आती हैं, उसको अपन कवर कर लेंगे तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और आपको अगर पहले से आती तो बहुत अच्छी बात है। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में समझेंगे। सर ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, है ना। केमिस्ट्री में वेलोसिटी और स्पीड सेम ही बोली जाती है, फिजिक्स में कुछ अलग होता होगा, तुम लोग को ज्यादा पता है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन बोलो या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बोलो या स्पीड ऑफ रिएक्शन बोलो, केमिस्ट्री में ये तीनों चीजें सेम है। मतलब किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से, किस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। एक लिख रहा वेक्टर और स्केलर, क्या बात कर रहे हो? वेक्टर क्या होता है? चलो आओ जरा इधर। तो रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। हम यहां पर सीखेंगे एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट लिखना। एवरेज रेट लिखना मतलब आपको किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए रेट लिखना है ना। पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए रेट लिखना है।
रेट किस फॉर्म में लिख सकते हो? आप रिएक्टेंट को ऑब्जर्व करते हो कि रिएक्टेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस स्पीड से चेंजेस आ रहे हैं कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और रिएक्टेंट में टाइम ड्यूरेशन चेक करते हो। जैसे मान लो तुम बैठे, तुम पढ़ने के लिए बैठे, होमवर्क करने बैठे, तुम्हें 20 सवाल करने हैं 2 घंटे में। 20 सवाल तुमको 2 घंटे में करने हैं। बताओ सवाल करने की रेट क्या होगी? बड़ा आसान है यार, बहुत आसान है। थोड़ा सा दिमाग चाहिए जो कि तुम में है। बोलो 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 बोलो। 20 सवाल करने हैं 2 घंटे में। अरे बोल दो भाई, बोल दो ना जरा। हाँ भाई सही है। चेंज इन नंबर ऑफ सवाल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, है ना। अब टाइम को तुम कन्वर्ट कर लो मिनट में चाहे सेकंड में, तो 10 सवाल पर प्रति घंटे हम बोल दें पर आवर, 10 क्वेश्चन पर आवर। हाँ ठीक है, समझ गए, तुम्हें कन्वर्जन आता है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो हम उस एवरेज रेट की बात कर रहे होंगे, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या रेट है। जैसे हमने तो पूरे टाइम ड्यूरेशन का देखा, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या है उसकी हम बात करेंगे। जैसे आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हो ना, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। मान लो तुम स्कूटी चला रहे हो, ठीक है। प्रियांशु जी सुनिएगा ध्यान से। प्रियांशु जी स्कूटी चला रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की एवरेज रेट क्या है उनकी, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या स्पीड है वो भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो गाड़ियों में आजकल आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड आती है जो आपको दिख रही होती है। हाँ बहुत बढ़िया, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, बस बस अब समझ गया मैं कि तुम्हें आता है। लेकिन हम केमिस्ट्री की भाषा में बात करेंगे, हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर और मोल के फॉर्म में लिख रहे होंगे। हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपियरेंस की बातें करेंगे। सर ये डिसअपियरेंस और अपियरेंस वर्ड कहां से आ गया, अभी हम देखेंगे सारा, अभी तो जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं कि आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज। डिसअपियरेंस मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट खत्म होता है, प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट अपीयर होता है, रिएक्टेंट कंज्यूम यानी कि डिसअपियर होता है। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए जरा शुरू करते हैं फिर आज का चैप्टर हमारा। और सबसे पहले हम बात कर लें लॉग एंटी लॉग की, है ना। सबसे पहले हम बात कर लें लॉग एंटी लॉग की, फिर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बातें करेंगे। पहले लॉग की प्रॉपर्टी लिख लो क्या होती है ना। कुछ कुछ तो तुम्हें पता होंगी, जो पता है बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं पता वो लिख लेना। पहली बात तो हम यहां पर जो वर्ड यूज करते हैं, जैसे लॉग कहीं लिखा है तो लॉग का मतलब होता है लॉग बेस 10, ठीक है, अगर लॉग लिखा है तो। और अगर एल एन लिखा होता है तो उसका मतलब होता है एल एन में बेस ई होता है, ठीक है। और अगर मेरे पास ऐसा लिखा है, लॉग और एल एन की प्रॉपर्टी सेम ही होती है ना। मान लो मेरे पास लिखा है लॉग ए इंटू बी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बताओ। लॉग ए इंटू बी को क्या लिख सकता हूं, मान लो लॉग 2 इंटू 3 लिखा है, क्या लिख सकते हो, बोलो बोलो बोलो। लॉग ए इंटू बी लिखते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। लॉग ए अपॉन बी, इस चैप्टर में बहुत लॉग लॉग खेलना है अपने को। लॉग ए अपॉन बी क्या लिखते हो, लॉग ए माइनस लॉग बी। तीसरा लॉग ए की पावर बी, क्या लिखते हो, बी लॉग ए। चौथा, अगर लॉग और एल एन का रिलेशन लिखना हो तो एल एन ए इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए। बेस चेंज हो जाता है, बेस ई से बेस 10 में जाना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमारे इस चैप्टर में बस यही आपकी प्रॉपर्टीज यूज होने जाएंगी बहुत बार। लॉग ए इंटू बी, ए अपॉन बी, ए की पावर बी, और एल एन को लॉग में कन्वर्ट करना, लॉग को एल एन में कन्वर्ट करना, ठीक है। और पांचवा लिख लेते हैं,
अगर लिखा है log a इज इक्वल टू 10, तो a क्या हो जाएगा, या कोई कांस्टेंट ही मान लेते हैं, मान लो इधर लिखा है p, log a इज इक्वल टू p, तुमने सॉल्व किया, log x इज इक्वल टू आ गया सपोज 10, तो x क्या होगा ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, तो a क्या आ जाएगा आपका, जो यहां पर बेस होता है ना इसकी पावर लगा दो, ये तो बेस क्या है 10, 10 की पावर क्या p, ठीक, इसको बोलते हैं अपन एंटी लॉग लेना, इसको एंटी लॉग बोलते हैं। तो 5वें नंबर पे जो लिखा है वो हमने एंटी लॉग के लिए लिखा है। जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा है, ठीक, कुछ सवाल लिख लेते हैं इसमें, है ना, ये प्रॉपर्टी पहले आप नोट कर लो, फिर मैं कुछ 2-3 सवाल आपको करवा देता हूं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, बस एक बार हम इसलिए लिख रहे हैं, नायक जी बेटे इधर देखो, हम ये प्रॉपर्टी इसलिए लिख रहे हैं ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो, 11th में पढ़े हो चाहे 10th में पढ़े हो, हमें तो लिखवाना, हम तो लिखवाएंगे, ठीक है। चलो भाई नोट करो पहले, हाँ साइड दे दो, आप ही की साइड है पूरी, हाँ। अब कुछ लॉग की वैल्यूज भी तुम्हें याद होनी चाहिए, पहले तुम ये लिख लो, फिर मैं लॉग की कुछ वैल्यूज लिख देता हूं आपके सामने। और बताओ कैसे चल रही तैयारी? एक अध्याय आपका समाप्त हो चुका है, अब बचे हुए 4 अध्याय में से दूसरा अध्याय प्रारंभ, और इसके बाद एक बड़ा चैप्टर होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बस इसके अलावा फिर सॉलिड और सरफेस उतने बड़े नहीं होते हैं। चलें आगे, डन है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब कुछ वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, जैसे जैसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। जैसे log बेस 10 में 2, ये होता है 0.3010, log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771, हम इसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए 0.3 ले लिया करेंगे और इसको 0.48 ले लिया करेंगे, है ना, ये 0.3 या 0.30 बोलो और ये 0.48। अब मुझे अगर लिखना है log 4, तो log 4 क्या होगा, मैं इसको लिख सकता हूं log 2 की पावर 2, और यहां प्रॉपर्टी लगा दूं 2 log 2, और log 2 तुमने याद कर रखा था, तो 2 इंटू log 2 कितना है 0.3, तो ये हो जाएगा 0.6। तो log 4 की वैल्यू ऐसे आप निकाल सकते हो, वैसे आपको याद करनी है, ये log 10 तक तो याद रखनी है। अच्छा log 1 कितना होता है, log 1 होता है 0, ध्यान रखिएगा। log 5 इसकी होती 0.69, तो 0.7 लिख देता हूं मैं, ठीक है, 0.7 या 0.70 बोल दो। log 6 को क्या लिख सकता हूं, log 6 को लिख दूं 2 इंटू 3, और यहां प्रॉपर्टी लगा दूं log a इंटू बी, तो log a प्लस log b। log 2 लिख चुके हो 0.3 और log 3 लिख सके हो ये, तो ये आ जाएगा 0.78, है ना, ठीक है। log 7 ये 0.84 के आसपास होता है। log 8 इसको लिख लो log 2 की पावर 3, भाई 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो, 3 log 2, तो 3 इंटू log 2 कितना है 0.30, तो ये आ गया 0.9, ठीक है, ये log 8 आ गया। log 9, log 9 क्या लिख सकते हो, log 3 की पावर 2, तो 2 log 3, और log 3 कितना होता है 0.48, 0.96, और log 10 ये 1 होता है, log 10 1 होता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली इतना आप
ध्यान रखना, कुछ तो मैंने निकाली हैं और कुछ मुझे दे रखी हैं। ठीक है, तो लॉग की वैल्यूज अगर आपको पता है पहले से तो काम हो जाएगा। ठीक है, लॉग की वैल्यूज अगर पता है तो काम हो जाएगा। अच्छा, अगर ln में बात करें, ln, तो ln e बेस e होता है और log 10 बेस 10 होता है, तो ये 1 होता है, और ln e बेस e ये 1 होता है। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज अगर आपको पहले से पता है तो काम हो जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर में पता है लॉग बहुत बार आएगा, लॉग बहुत बार आएगा। ठीक है, एक कह रहा है कि सर log 10 को 2 इंटू 5 करें तो बिल्कुल कर सकते हो, तो 0.7 और 0.3 1 आ जाएगा। ठीक है, और log की वैल्यू यूजुअली आप सबको याद रहती है, बस एक बार लिख लो, है ना, आप एक बार इसको लिख लो। हाँ भाई जल्दी लिखिए फटाफट से, लिख लो तो मुझे बता देना, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। कह रहे हमने 15 तक याद कर रखी है, अरे वाह बहुत बढ़िया। चलें आगे, अरे बोलो भाई, डन 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 डन, अरे आए हाय क्या बात है, बहुत सही। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर। सर ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। रेट या फिर वेलोसिटी या स्पीड ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो क्या होती है, रेट को कैसे डिफाइन करते हैं वो समझना। मैं केमिकल रिएक्शन से समझा रहा हूं, बहुत आसान है। मान लो मेरे पास रिएक्टेंट है और इससे प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट है, इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, और मैं ये मान के चलूंगा कि मेरे पास स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट है। मैं एक रिएक्टेंट से आपको जस्ट समझा रहा हूं, एक से ज्यादा रिएक्टेंट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, मैं बस जस्ट समझाने के लिए एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो आर से क्या बन रहा है, पी। अब अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि एट T1 टाइम द कॉन्सेंट्रेशन, हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर इज C1। मैंने ये अपनी तरफ से बोल दिया कि किसी T1 टाइम पर मैंने कॉन्सेंट्रेशन इसकी C1 ले ली। एट T2 टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर इज, बेटा पहले C1 थी अब C2 हो गई, पहले C1 थी अब C2 हो गई। ठीक, पहले C1 थी अब C2 हो गई। अब मुझे आप एक बात बताओ, रेट को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, बोलो। रेट को मैं बोलूंगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन मैंने लिया है तो बोलूंगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यही बोलूंगा मैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यही बोलूंगा ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। क्या ये बात सही है, क्या ये बात क्लियर है। रेट को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, अगर मान लो मैंने कॉन्सेंट्रेशन की जगह मोल्स ले लिए तो रेट को तुम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो। कैसे, मैं रेट को ऐसे ही बोल सकता हूं, क्या, चेंज इन मोल्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सही बात है, मैं मोल के टर्म में भी लिख सकता हूं। अगर मान लो मैंने मोल की जगह प्रेशर बोल दिया, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने माना क्या है, मैंने कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में रेट निकाली है या मोल के रेस्पेक्ट में या फिर प्रेशर के, तो मैं रेट को एक और तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। जी हां, क्या बेटा, चेंज इन प्रेशर
चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। बहुत बढ़िया, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, कि कितने टाइम में कितना प्रेशर चेंज हुआ, कितने टाइम में कितने मोल चेंज हुए, या कितने टाइम में कितनी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई, डिपेंड करता है कि आप किस किस फॉर्म में लेना चाहते हो रेट को। वो डिपेंड करता है कि आपको किस फॉर्म में लेना है, लेकिन लिखते हम किस किस फॉर्म में है, कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, मोल्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, और प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक, तो मैं इसको इस तरीके से बोल देता हूं, ओवरऑल स्टेटमेंट क्या, एट T1 टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R is C1 और मोल्स इज N1 और प्रेशर इज P1। आप चाहे कॉन्सेंट्रेशन बोलो, या अगर मोल लिखना हो तो मोल बोल लो, या प्रेशर लिखना है तो प्रेशर बोल दो, इसी तरीके से। और मोल्स जो है वो है N2 और प्रेशर जो है वो है P2। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बोलना चाहते हो। तो मैंने जो लिखा, रेट क्या, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन मोल अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। और T1 पर अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बोल रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन C1 है, मोल्स के टर्म में बोल रहे हो तो N1 है, प्रेशर के टर्म में बोल रहे हो तो P1 है। वैसे ही अगर T2 टाइम पे बोलो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में C2, मोल्स के टर्म में N2, प्रेशर के टर्म में P2। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे बोलना चाहते हो। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन के सवाल मिल सकते हैं, आपको मोल्स के टर्म में भी रेट ऑफ रिएक्शन के सवाल मिल सकते हैं, और आपको प्रेशर के टर्म में भी रेट ऑफ रिएक्शन के सवाल मिल सकते हैं। ठीक है, एक कह रहा रेट कैसे पता चलती है, ऐसे आप ये चेक कर लो कितनी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है और डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, या मोल कितने चेंज हो रहे हैं, प्रेशर कितना चेंज हो रहा है। तो एक काम करो, पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं C1 N1 P1 के फॉर्म में आपको फॉर्मूला बताता हूं कि किस तरीके से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, और हम सवाल कैसे आएंगे हमारे सामने, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले एकदम बेसिक है ये कि रेट को हम कैसे लिखते हैं, इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, नोट कर लो तो मुझे बता देना, नोट कर लो तो मुझे बता देना, फिर मैं आपको रेट लिख के बताता हूं किस तरीके से आप लिखा करोगे। आर रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है बेटा, आर रिएक्टेंट है और पी प्रोडक्ट है, आर रिएक्टेंट है और पी प्रोडक्ट है। डन, लिख लिया, क्या बात कर रहे हो, हैं सही बताओ, लिख लिया, वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, गजब लिखा फिर तो। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा जरा, अब मैं लिख रहा हूं रिएक्टेंट के लिए, लिख रहा हूं ना, फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से समझा रहा हूं, सिमिलर वैसे ही प्रोडक्ट का हो जाएगा। फॉर रिएक्टेंट के लिए हम बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट की मानी थी, देखो जरा हमने क्या माना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, रिएक्टेंट के टर्म में समझा रहा हूं मैं आपको, है ना। तो मैंने क्या माना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर यानी कि रिएक्टेंट। ठीक है, तो मैं रेट कैसे लिखूंगा, देखना, रेट, रेट को हम आर लिखा करेंगे, स्मॉल आर, इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ये मैंने क्या लिखा, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, रेट आर इज इक्वल टू, अगर मोल के टर्म में लिखना तो N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, यही लिखोगे आप। ये किस में लिखा, इन टर्म्स ऑफ मोल्स। और एक और मैंने आपको बताया, प्रेशर के टर्म में लिखना है तो P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय बेटा T2 माइनस T1। देखो ये मैंने किसके टर्म में लिखा, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। सही बात है, आप सभी लोग जानते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं हम, क्यों भाई, श्वेता जी सही है ना, हाँ ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं ना हम,
हाँ, अब जरा ध्यान देना, मैं यहां पर आपसे एक बात करना चाहता हूं। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। जब कभी भी केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन शुरू होती है तो सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है। आर से पी बना रहे हो स्टार्टिंग में, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा। प्रोडक्ट नहीं होगा। अब प्रोडक्ट बनेगा। हाँ, स्टार्टिंग में जैसे रिएक्शन जस्ट चालू कर रहे हो, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, रिएक्शन चालू करा दी तुमने, तो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट बनना चालू हुआ। तो बताओ प्रोडक्ट बढ़ेगा या कम होगा? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट होता है, मतलब अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पर बात करूं तो सिर्फ ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट नहीं है। अब कुछ टाइम बीतेगा, R से P बनेगा तो P बढ़ेगा। तो मैंने ये पूछा है आपसे कि P बताओ बढ़ेगा या कम होगा? अरे सीधी सी बात है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है मालिक, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा तो बढ़ेगा ना। अब बताओ रिएक्टेंट बढ़ेगा या कम होगा? बोलो, रिएक्टेंट बढ़ेगा या कम होगा? बताओ, रिएक्टेंट बढ़ेगा या कम होगा? प्रोडक्ट तो चलो समझ में आ गया कि प्रोडक्ट बन रहा है तो बढ़ेगा। रिएक्टेंट का क्या हुआ? रिएक्टेंट बढ़ेगा या कम होगा? बोलो, रिएक्टेंट बढ़ेगा या कम होगा? अरे रिएक्टेंट कम होगा तभी तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। सही है ना? रिएक्टेंट कम होगा तभी तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। क्या ये बात सही नहीं है? सोचो जरा दिमाग। रिएक्टेंट कम होगा मालिक तभी तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। हाँ, तो रिएक्टेंट कम होगा तभी प्रोडक्ट बढ़ेगा। यानी कि मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने T1 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन C1 मानी, रिएक्टेंट की है ना, T2 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन C2 मानी, तो C1 C2 में से कौन सी बड़ी है, कौन सी कम है? ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, बता सकते हो मुझे? T1 टाइम पर C1 कॉन्सेंट्रेशन थी, T2 टाइम पर C2 थी, किसकी? रिएक्टेंट की। तो तुमने अभी बोला कि रिएक्टेंट कम होगा प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो मुझे बताओ C1 और C2 में कौन सा बड़ा है? C1 और C2 में कौन बड़ा है? बोलो, C1 C2 में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली C1 बड़ा होगा। सिमिलरली N1 बड़ा होगा, सिमिलरली P1 बड़ा होगा। सही बात है ना भाई? अगर रिएक्टेंट कम हो रहा है तो ऑब्वियसली जो आने वाली टाइम की कॉन्सेंट्रेशन है वो तो कम हो जाएगी ना। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने अभी बोला कि C1 बड़ा है C2 से, तुमने क्या बोला? यहां लिख रहा हूं, तुमने बोला कि C1 बड़ा है C2 से, और तुमने बोला N1 बड़ा है N2 से, और तुमने बोला P1 बड़ा है P2 से। तो मुझे एक बात बताओ, अगर C1 बड़ा होगा किससे? C2 से। अच्छा, T2 T1 में कौन बड़ा होगा? टाइम तो बढ़ रहा है ना, कम थोड़ी हो रहा है। क्यों? टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम कम थोड़ी हो रहा है भाई। टाइम तो बढ़ रहा है भाई, T2 ग्रेटर देन T1 ही है, टाइम थोड़ी कम हो रहा है ना? तो टाइम तो बढ़ रहा है, तो यहां ये तो पक्का है कि T2 ग्रेटर देन T1 होगा, इसमें तो किसी को डाउट भी नहीं होना चाहिए, है ना? T2 तो बढ़ेगा ही ना, समय बीत रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो T2 बड़ा है T1 से, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है। C2 और C1 में C1 बड़ा है C2 से, तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी? नेगेटिव। ऊपर नेगेटिव आएगी, नीचे पॉजिटिव आएगी, ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगी। तो रेट क्या नेगेटिव हो सकती है? हां या ना? क्या रेट नेगेटिव हो सकती है? क्या रेट नेगेटिव हो सकती है? भाई साहब सुनो मेरी बात, ये जो है ये वैल्यू तो नेगेटिव निकल के आएगी ना, ये जो वैल्यू है ये तो नेगेटिव आएगी। सिमिलरली ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। तो मुझे तुम एक बात बताओ, नीचे तो पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, T2 ग्रेटर देन T1 है, लेकिन ऊपर नेगेटिव आ रहा है, तो क्या रेट नेगेटिव आ सकती है? क्या रेट नेगेटिव आ सकती है? इधर देखो मालिक, कहां देख रहे हो? इधर इधर देखो सामने। क्या रेट नेगेटिव आ सकती है? बोलो, रेट नेगेटिव नहीं आ सकती, लेकिन आ रही है। तो बताओ नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाते हो? एक और नेगेटिव अपनी तरफ से लगा दो, एक और नेगेटिव अपनी तरफ से लगा दो। तो रेट को जब लिखोगे ना रिएक्टेंट के फॉर्म में, तो बाहर माइनस लगाना पड़ेगा,
क्यों बाहर माइनस लगाना पड़ेगा? अभी जो इतनी रामायण आपको समझाई पूरी, वो यही है। इतना जो समझाया आपको वो यही है भाई। मैं यहां पर माइनस क्यों लगा रहा हूं? मैं यहां पर माइनस क्यों लगा रहा हूं? ताकि तुम्हारी रेट पॉजिटिव आए। तुम्हें इतना तो पता चल गया ना कि C1 बड़ा होगा C2 छोटा होगा, क्यों? रिएक्टेंट कम होता है तो ये वैल्यू माइनस आ रही होगी। रेट नेगेटिव हो नहीं सकती, नेगेटिव को प्लस बनाना है तो मॉड लगा दो। वही तुम्हारा जो मानना है, तुम जो कह रहे हो ना मॉड लगा दो, वही है। मॉड लगा दो मतलब माइनस लगा दिया हमने बाहर, हमने माइनस लगा दिया, काम खत्म हो गया। ठीक है, हमने माइनस लगा दिया तो अब तुम्हारी रेट क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। अब तुम्हारी रेट पॉजिटिव हो गई कि नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये कहानी थी, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम रेट की यूनिट देख लेते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आई होप आप सभी लोग समझ चुके हो। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट के लिए लिखना है, अगर तुम्हें प्रोडक्ट के लिए लिखना है तो रेट जो है सेम यही लिखो, उसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट तो बढ़ेगा, और प्रोडक्ट बढ़ेगा तो C2 बड़ा होगा C1 से, तो वहां माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रिएक्टेंट में माइनस आता है, प्रोडक्ट में माइनस नहीं आता है। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको यूनिट ऑफ रेट बता देता हूं। आप खुद सोचो तब तक कि रेट की यूनिट क्या होगी। लगाओ दिमाग, रेट की यूनिट क्या होगी? नोट कर लो, नोट कर लो, आराम से लिख लो, आराम से लिख लो भाई। मैं रंग शरबतों का लिख लो तो बता देना। पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी। हाँ भाई, हाँ भाई, डन है क्या? आगे बढ़ लू। अच्छा, यूनिट बताना क्या होगी। सुनो, यूनिट बताओ, यूनिट। ऊपर क्या है नीचे क्या है, यूनिट बता दो। चलो यूनिट बता दो, यूनिट 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 क्या होगी? चलिए, यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे ROR। पहली और आखिरी बार फुल फॉर्म लिख रहा हूं, आगे से ROR लिखूंगा। रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और रिएक्शन को भी हम कभी कभी ऐसे लिख देते हैं RXN, मतलब रिएक्शन। चलिए बताइए जरा, अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में यूनिट लिखनी है तो ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नीचे टाइम, तो हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। और कॉन्सेंट्रेशन को यूजुअली आप मोल पर लीटर यानी कि मोलैरिटी में लिखते हो, है ना? तो मोलैरिटी टाइम इनवर्स, और मोलैरिटी को भी आप मोल पर लीटर बोलोगे तो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। सेकंड, आप मोल के टर्म में भी लिख सकते हो, मोल अपॉन टाइम, तो मोल टाइम इनवर्स। डिपेंड करता है सवाल क्या, सवाल में मोल मोल में ही खेल रहे हैं, सवाल में मोल मोल में ही खेल रहे हैं, लेकिन ऐसे कम सवाल देखने को मिलते हैं। ज्यादातर सवाल आपको फर्स्ट वाले ही देखने को मिलेंगे, ज्यादातर फर्स्ट वाले। तीसरा क्या होगा? प्रेशर अपॉन टाइम। और प्रेशर किस में लेते हो? प्रेशर किस में लेते हो? प्रेशर किस में लेते हो बताओ? प्रेशर किस में लेते हो बोलो? यूजुअली ATM या MFHG में, है ना? कह रहे दिमाग में पागल हो गया ये। प्रेशर लेते हैं ATM टाइम इनवर्स, या MMFHG में भी लिख सकते हो आप, है ना? बाकी प्रेशर की जो भी यूनिट है वो सब यहां लग सकती है। तो फर्स्ट वाली ज्यादातर आपको यूज करने को मिलती है। ठीक है, फर्स्ट वाली ज्यादातर आपको यूज करने को मिलती है, लेकिन ये भी यूनिट्स हो सकती हैं। मान लो पूरा का पूरा सवाल ही मोल मोल में चला जा रहा है तो हम ये लिखेंगे, लेकिन पूरा सवाल मोल में नहीं चलता। पूरा सवाल ज्यादातर 99% केसेस में
कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में ही आपको दिया जाता है। कुछ सवालों में बस मोल और कुछ सवालों में प्रेशर देखने को मिलेगा, जहां गैसियस रिएक्टेंट होते हैं वहां प्रेशर देखने को मिलता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी हम यहां पर यूज किया करते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कौन सा यूज करते हैं हम इसमें? मोलैरिटी। ठीक है, तो ये कुछ सवाल, ये कुछ यूनिट है, नोट कर लीजिए जरा, फिर हम करते हैं कुछ सवाल। यूनिट नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं कुछ सवाल। फटाफट से फटाफट से नोट कर लो, नोट। चलो फटाफट लिखो, फिर मैं तुमको सवाल देंगे। चलें आगे, डन? पक्का? जी सर, आइए। चलो क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन आपको फाइंड करनी है। ए से बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है, और आपको एक टेबल दे रखी है। इस टाइप के टेबल फॉर्म में सवाल दे देते हैं, इस टाइप का टेबल फॉर्म में सवाल दे देते हैं। यहां है टाइम और यहां है कॉन्सेंट्रेशन। यहां T इज इक्वल टू 0 पर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 4 मोलर, और T इज इक्वल टू 10 मिनट पर ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दे रखी है ना। दो मोलर। और आपको आंसर निकालना है, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन इन मोलर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सवाल देखने में छोटा है लेकिन थोड़ा अच्छा है। यूनिट कन्वर्जन में लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं लगाते हैं। करें जरा, ट्राई करें, फटाफट से बताएं कितना आंसर आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है मोलर सेकेंड इनवर्स में। ठीक है, T इज इक्वल टू 0 पर 4 मोलर ए दिया है और 10 मिनट के बाद 2 मोलर बचा, तो रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू, माइनस लिखेंगे C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो रेट आपकी आ गई 2/10, तो रेट आ गई 0.2, लेकिन ये क्या आई? मोलर पर मिनट। ये मोलर पर मिनट आई, ये मोलर पर मिनट आई भाई, ये मोलर पर मिनट आई है। और आपको निकालना क्या है? मोलर सेकंड इनवर्स में है ना, मतलब मोलर पर सेकंड। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना आता है आपको? मिनट को सेकंड में, तो 0.2/60 आएगा, मतलब 1/300 मोलर सेकंड इनवर्स। सही है, 1/300 आएगा आपका सही आंसर, 1/300। समझे कहानी? तो ऐसे करते हैं अपन। चलें आगे बढ़े, तो बस ये यूनिट थोड़ा ध्यान रखना, मिनट में दे रखा था और यहां पे सेकंड में निकालना था। आया आंसर सबका 1/300? कह रहे 300 कहां से आ गया? ओ भाई, ओ भैया क्या बात कर रहे हो? 0.2/60, पॉइंट हटाओ, जब पॉइंट हटता है तो उड़ते हुए वो 0 बन जाता है। ये पॉइंट जो होता है ना, धीमे धीमे ऐसे बढ़ता जाता है साइज इसका, तो धीमे धीमे साइज बढ़ जाता है और साइज बढ़ के कहां आ जाता है? ये 0 पे आ जाता है। कैसे पागल लोग हैं यार, हैं? और 2 से कटता है ये 300, 300 बार। भाई कैसे लोग हैं? कह रहा माइनस कहां गया? अरे यार, काश कोई हमारा दर्द भी समझता।
भाई 2 - 4 -2 होता है यार, और माइनस प्लस होता है, बचपन से नहीं पता तुम्हें? हैं? माइनस और माइनस प्लस होता है। भाई कोई अगर हमें देख रहा हो तो मेरा दर्द भी समझो यार। देखो, 2 - 4 -2 होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। ये भी क्या प्रॉपर्टी बना के लिखवाएं तुमको? है माइनस माइनस क्या होता है? भाई गजब। ये भी तुमको लिखवाएं प्रॉपर्टी बना के? कैसे लोग आ गए भाई। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। हम्म अब चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। बड़ी सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, है ना? बायो यो यो वाह, समझ गया मैं भी, समझ गया मैं, तुम बायो यो यो वाले हो। इधर आओ। कह रहे हमने सर पीसीएम नहीं पीसीएमबी ले रखा है, तो जो पीसीएमबी में एम है वही थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो। हाँ इधर आओ। नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात करें तो पता है क्या होता है? अगर आयनिक रिएक्टेंट, जैसे ये आयनिक है, ध्यान से देखो फर्स्ट वाला, यहां आयनिक रिएक्टेंट है, और ये क्या है? कोवेलेंट रिएक्टेंट। बी वाले में ए और बी एक साथ कर लेते कवर, है ना? बी वाले में कोवेलेंट रिएक्टेंट है, और आयनिक रिएक्टेंट कैसे? Na प्लस और Cl माइनस, यहां Ag प्लस और NO3 माइनस। तो ये क्या मिलकर बनाएंगे? प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ दो, तो यहां बनेगा AgCl, और क्या बनेगा? NaNO3, ये बनेगा। तो ये आयनिक रिएक्शन है। यहां क्या है? N2 जो है वो होता है N-N, और H2 क्या है? HH, ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ, ये आयनिक बॉन्ड है, आयन, देखो ये आयंस के फॉर्म में पड़े रहेंगे सॉल्यूशन में, है ना? तो Ag प्लस Cl माइनस को पकड़ के फटाक से AgCl बना देगा। यहां तो बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर बॉन्ड बनेगा, धीमे धीमे बॉन्ड टूटेगा। पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते धीमे धीमे, है ना? ये N ट्रिपल बॉन्ड है, ये कोवेलेंट है। H सिंगल बॉन्ड, ये कोवेलेंट है, ये प्लस माइनस आयनिक है ना? इसमें क्या बनता है? 2 टाइम्स अमोनिया बनता है, ये सबको पता है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं ए और बी में रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा, बताओ? बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा? कौन तेज रिएक्ट करेगा? चार्ज स्पीसी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी फटाक से। कोवेलेंट बॉन्ड में तो बॉन्ड पीछे तोड़ोगे, फिर बॉन्ड बनेंगे, और देखो 3 बॉन्ड तोड़ने हैं। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो बताओ कौन सी वाली ज्यादा तेज रिएक्शन करती है? आयनिक रिएक्शन फास्ट होती है कोवेलेंट रिएक्शन से। आयनिक रिएक्शन फास्ट होती है कोवेलेंट से, बिल्कुल सही बात है। आयंस में तो क्या होना है? अट्रैक्शन होना है ना? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में कौन सी रिएक्शन तेज होंगी? होमोजीनियस। क्यों तेज होंगी? क्योंकि देखो, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है? मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मेरे पास होमोजीनियस गैसेस पड़ी हुई हैं, तो वो एक दूसरे का नेचर जानती हैं। एक दूसरे का नेचर जानते हैं, मतलब इंटरेक्शन प्रॉपर हो पाएगा, और इंटरेक्शन प्रॉपर हो पाएगा इसका मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन आसान होगा। जैसे लक्ष्य नीट 2024 तुम्हारा जो बैच है, इसको अगर हम हेट्रोजीनियस मान लें, जिस तरीके से तुम्हारी हरकतें हैं, इसमें सभी प्रकार के बच्चे हैं। एक वो भी है जो माइनस माइनस प्लस भी समझना चाहता है, और एक वो भी है कि जो पॉइंट हटता है तो जीरो कैसे आता है, और एक वो भी है कि जो पहले से सॉल्व कर लिया था 1/300, और एक वो भी है कि जो 1/300 को डिवाइड भी कर दिया था। तो समझाने में थोड़ा एफर्ट लगता है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होती है, ठीक है? और अगर सारे बच्चे सेम टाइप के हों कि उनको माइनस माइनस प्लस भी आता है, ठीक है, उनको पॉइंट हटा के जीरो भी आता है, तो फटाक से हम सॉल्व करके आगे बढ़ जाते, तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाती है। ठीक है? कह रहे सर बेइज्जती कर रहे हो। बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, अभी सच तो बता रहा हूं, अभी पीछे यही तो हरकत हुई है अभी थोड़ी देर पहले ही, है ना? तो अगर होमोजीनियस है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी ऑब्वियसली, क्योंकि नेचर, गैसेस एक दूसरे का नेचर जानती हैं, है ना? तो होमोजीनियस मतलब सेम फेज में होने वाले रिएक्टेंट्स, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट फेज वाले, है ना? हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट फेज, डिफरेंट फेज होंगे, और होमोजीनियस में क्या होगा? सेम फेज होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं, ये चीजें आपको यूजुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलती हैं। अगर प्रोडक्ट स्टेबल हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है।
रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। अगर प्रोडक्ट स्टेबल है तो रिएक्शन सीधे आगे जाना चाहेगी ना, आगे बढ़ना चाहेगी, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगी। तो अगर प्रोडक्ट स्टेबल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर रिएक्टेंट स्टेबल है तो तुमको धक्का मारना पड़ेगा, जाओ 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 प्रोडक्ट बनाओ। मतलब दो प्रकार के बच्चे हैं ये। एक वो है जो खुद से पढ़ लेते हैं, तो उनको बोलना नहीं पड़ता, एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। जो खुद ही पढ़ लेते हैं, जैसे तुम्हारा बैच खुद ही पढ़ रहे हैं कुछ लोग। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको बोलना पड़ रहा है, देखो देखो देखो, समझो समझो। तो अगर प्रोडक्ट स्टेबल हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, रिएक्शन आगे बढ़ेगी। और रिएक्टेंट स्टेबल है तो धक्का लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाओ भाई। ठीक है, प्रोडक्ट बनाओ। नोट कर लो, बहुत बेसिक सी चीज है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर बेस्ड। लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो लिखो, अरे लिखो भाई, मालिक लिख लो। लिख लो तो बता देना। अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन उसी तरफ जाती है जहां स्टेबिलिटी आती है। और सब लोग स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, भले ही उसको मिले ना मिले वो अलग बात है लेकिन स्टेबिलिटी तो गेन करना चाहते हैं ना। फेज का मतलब होता है कि जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मेरे पास 4 गैसेस पड़ी हुई हैं, तो 4 गैस है मतलब वो सेम फेज है उसका। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस ये फेज होते हैं। अगर मान लो एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है, तो डिफरेंट फेज हो गए, या एक सॉलिड एक गैस डिफरेंट आ जाए सॉलिड लिक्विड गैस में से, है ना। डन है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आज आगे बढ़ा दिया, देखो अगला फैक्टर देखना जरा, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है। बताओ किसकी रिएक्शन तेज होंगी? किसकी रिएक्शन तेज होंगी? गैस की, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। सॉलिड वो व्यक्ति है जो अपनी जगह से हिल नहीं रहा, लिक्विड वो है वो थोड़ा बहुत हिल रहा है, और गैस जो है वो बहुत तेज हिल रही है। तो अगर गैस बहुत तेज हिल रही है यानी कि नेचर मतलब इंटरेक्शन अच्छे होंगे। भाई अगर मैं इस रूम में दौड़ना चालू कर दूं तो मेरी टकराने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना। मान लो 2 लोग इस रूम में और हम दौड़ना चालू कर दें तो टकराने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब रिएक्शन बढ़ जाएगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। सॉलिड है मतलब बैठे हुए हैं। लिक्विड है ऐसे ऐसे, और गैस है तो बहुत तेज। इसका मतलब यह है कि गैसेस फेज में अगर कोई रिएक्शन होती है गैसेस फेज में, तो वो फास्ट होती है कंपेरिजन टू लिक्विड देन सॉलिड। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब क्या? इंटरेक्शन का मतलब क्या? टकराना। ठीक है, इंटरेक्शन मतलब क्या? टकराना। ठीक है, क्लियर है? अरे लैग नहीं है कोई, मैं सॉलिड को समझा रहा था, कह रहे लैग पागल है भाई भाई ये वैज ही पागल है पूरा। भाई मैं सॉलिड को समझा रहा था कि सॉलिड मतलब मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, लिक्विड मतलब मैं थोड़ा बहुत जा रहा हूं। देखो अरे अगला देखो, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। देखो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। जैसे आप जानते हो पाउडर शुगर की ज्यादा होगी कंपेरिजन टू शुगर की। मान लो आपने क्या करा, छोटे 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 पार्टिकल्स है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, ऐसे बना देता हूं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल आपने ये मिला दिए चाय में, और ये है शुगर क्यूब। ये क्या है? शुगर क्यूब। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन किस में ज्यादा होगी? रेट ऑफ रिएक्शन किस में ज्यादा? आपने क्या करा, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया। तो पाउडर्ड शुगर ज्यादा तेजी से घुलेगी कंपेरिजन टू क्यूब वाली शुगर। सही है? और सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि जब आपने उसको पाउडर को, अगर मान लो आपने चाय में डाला, आपने बढ़िया चाय बनाई, आपने पत्ती डाली बढ़िया एकदम बाग बकरी वाली, ठीक है, आपने उसमें डाले 2 इलायची,
थोड़ा अदरक। दूध डालोगे क्या या ब्लैक पियोगे? चलो ठीक है, देख लेना जो भी करोगे। फिर आपने इसमें चीनी डाली। तो जब पाउडर फॉर्म में चीनी रहेगी तो जो मिल्क के मॉलिक्यूल्स हैं या फिर चाय के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको घेर लेंगे। तो पाउडर फॉर्म में घेर लेते हैं, तो इधर घेराव ज्यादा होगा, तो डिजोल्व ज्यादा हो जाएगी। कह रहे हैं क्या बात है सर, मसाला भी डालेंगे हम, बहुत बढ़िया। मतलब तुमको जो बोलो, जो मेरे से छूट जाए ना बस तुम वो बोल देना। कह रहे हैं मसाला, चाय मसाला। कह रहे लहसुन भी डाल दे। ये लहसुन वाली चाय कौन पीता है भाई? ये कौन है भाई? ये कौन है लहसुन वाली चाय भाई? कौन है भाई ये? कह रहे हैं लहसुन डालेंगे। अरे यार, तुम एक काम करो, तुम इसको नोट करो पहले, फटाफट से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। कह रहे लहसुन वाली चाय। अरे यार। तो सरफेस एरिया ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। चलो जल्दी फटाफट से। हाँ मैं समझ गया। तुम अगर तुम लहसुन डाल सकते हो ना तो भाई तुमसे बच के रहना पड़ेगा लोगों को। तो जो भी इसका कोई दोस्त इस बैच में हो ना, आसपास के लोगों को बता देना इनसे थोड़ा दूर रहें, लहसुन डालते हैं चाय में। चलें आगे? लिख लिया हो तो आगे चलें। चलो बहुत बढ़िया। आइए आइए आइए। अगला है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कुछ रिएक्शन होती हैं जो फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाई जाती है। फोटोकेमिकल का मतलब एच न्यू, मतलब जानते हो सनलाइट बोलते हैं अपन इसको, है ना? ये आप बचपन से रिएक्शन पढ़ते हो, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। तो आपने अगर इंटेंसिटी बढ़ा दी तो उससे होता क्या है देखो। अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, कौन सी सिटी? इंटेंसिटी। हाँ, इंटेंसिटी अगर आपने बढ़ा दी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे वो। सही बात है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे वो, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे वो। तो इसीलिए कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें सनलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, आर बढ़ जाएगा। कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट मे इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। इस चैप्टर में बढ़ाएगा, कम करना नहीं है। ये डिक्रीज वाला मिलेगा आपको सरफेस केमिस्ट्री में, हम पढ़ेंगे आगे सरफेस केमिस्ट्री, जिसको हम नेगेटिव कैटलिस्ट भी बोला करते हैं। ये सरफेस केमिस्ट्री में कैटलिसिस एक अपने आप में टॉपिक दिया हुआ है, तो वहां पर हम पढ़ेंगे। तो हम यहां कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहे होते हैं, यहां पर नेगेटिव कैटलिस्ट की बात हम नहीं कर रहे होते हैं। यानी कि कैटलिस्ट बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, लेकिन हम इंक्रीज की बातें करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ा देता है? रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ा देता है? पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स द अल्टरनेट पाथ फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन के होने का अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करा देता है ये, और ऐसा पाथ प्रोवाइड करा देता है कि रेट बढ़ जाए। ऐसा पाथ प्रोवाइड करा देता है कि रेट बढ़ जाए, और इसको हम डिटेल में इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे आरहेनियस इक्वेशन में, है ना? अभी तो हम फैक्टर समझ रहे हैं, आरहेनियस इक्वेशन में पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो तुम अपने घर से स्कूल जाते हो तो एक लंबा रास्ता होता है, एक शॉर्टकट होता है। तो समझ लो कि शॉर्टकट वाला रास्ता जो है वो कैटलिस्ट वाला है। सॉरी, स्क्वायर। ठीक है, तो एक लंबा रास्ता होता है, एक छोटा रास्ता होता है। तो छोटा रास्ता जो है वो समझ लो कि वो कैटलिस्ट ने प्रोवाइड कराया, वो तुम्हारे दोस्त ने बता दिया तुम्हें। और आरहेनियस इक्वेशन इन दिस चैप्टर,
हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ बेसिक है क्या कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे कैटलिस्ट जो है वो अफेक्ट करता, बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए भाई, नोट। नोट कर लीजिए। जल्दी से लिख लो, फिर हम आगे चलेंगे अगले फैक्टर पर। डन है? वाह यार, बड़ा तेज लिख रही हो आज, बड़ा तेज 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 लिख रहे हो। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो आप एक तरीके से एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देते हो। क्या आपने गैसेस स्टेट चैप्टर में ये देखा है? काइनेटिक एनर्जी, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आप लिखा करते थे 3/2 nRT। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी मतलब भागने लगा, मॉलिक्यूल भागने लगे मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूल भागने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इसको हम डिटेल में इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला, है ना। ठीक है, तो लेटर डिस्कस करेंगे अपन इसको, अभी तो हम सिर्फ फैक्टर लिख रहे हैं। किस तरीके से डिपेंड करे भाई, कितना टेम्परेचर बढ़ाएं, कितनी रेट बढ़ जाए, वो सब बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन हां टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, अभी सिर्फ इतना समझना है, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लो। तो टेम्परेचर बढ़ाते हो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती, एवरेज काइनेटिक बढ़ती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। नोट कर लो। कैसे बढ़ती है, कितनी बढ़ती है, कितना टेम्परेचर बढ़ाने पे कितनी रेट बढ़ती है, किन रिएक्शन में बढ़ती है, वो सब बातें हम बाद में करेंगे जब हम टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ेंगे, रेट का, रेट ऑफ रिएक्शन का। डन। चलिए बहुत बढ़िया, ये भी इस चैप्टर में आएगा आगे। कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें, आखिरी पैरामीटर, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, और कॉन्सेंट्रेशन कम करने से सेम वही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। और ये भी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इन रेट लॉ। ठीक है, अभी तो सिर्फ हम फैक्टर्स लिख रहे हैं, तो एक बार लिख लेते हैं, फिर अपन रेट लॉ में अपन देख रहे होंगे कि किस तरीके से बढ़ती, किस तरीके से कम होती। लेकिन हां, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने या कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकती, कम भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं, है ना। और सेम कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैंने लिखा है, वैसे ही हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी यही बोल सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट बोल देता हूं, है ना, तो ज्यादा बेटर है। प्रोडक्ट को भी बढ़ाने और कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकती है। सर कैसे हो सकती है? नेक्स्ट यानी कि कल हम पढ़ेंगे रेट लॉ, तब आप पूरा क्लियर देख पाओगे कि हां किस तरीके से वेरी करती है। चलिए भाई, तो ये कुछ फैक्टर थे, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। एक बच्चा इंटेंसिटी के बारे, इंटेंसिटी इज रिलेटेड विद द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो अगर इंटेंसिटी कभी तुम बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ फोटोन जितने ज्यादा किसी एटम पे बढ़ते हैं उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है कि टेम्परेचर, तुमने इंटेंसिटी बढ़ाई, नंबर ऑफ फोटोन बढ़े, यानी कि नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़े और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई, है ना। डन है, चलें आगे। चलिए आइए जरा, अब चलते हैं हम एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट। बहुत आसान है,
अगर तुम्हें एवरेज रेट लिखनी है, कभी एवरेज रेट लिखनी है, तो तुम लिखा करते हो डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। रिएक्टेंट होता है तो बाहर माइनस लगा दोगे, प्रोडक्ट होगा तो बाहर प्लस लगा दोगे, है ना। तो एवरेज रेट लिखोगे, एवरेज रेट ऐसे लिखोगे, एवरेज रेट ऐसे लिखोगे, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। अगर तुम्हें रिएक्टेंट के लिए लिखना है तो तुम कैसे लिखोगे, एवरेज रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। और प्रोडक्ट के लिए लिखना है तो प्लस लगाओगे। क्लियर है ये बात? यही बोलोगे आप, रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाते हो, प्रोडक्ट में तो बढ़ता है, और प्रोडक्ट अगर बढ़ता है तो प्रोडक्ट का डेल्टा सी तो प्लस ही आएगा, तो बाहर तुम प्लस लिखो या ना भी लिखो तो भी चलेगा, है ना। ठीक है, तो एवरेज रेट है। अगर मुझे लिखना है इंस्टेंटेनियस रेट, तो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब पता क्या होता है, व्हेन टाइम इंटरवल, व्हेन टाइम इंटरवल इज नियरली जीरो, मतलब जब डेल्टा टी जो है वो टेंड्स टू जीरो हो जाए, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें, कोई बड़ा टाइम इंटरवल नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने टी इज इक्वल टू सपोज 5 से चालू किया और टी इज इक्वल टू 20 तक गए, तो ये 5 से लेकर 20 तक का जो टाइम है, ये अगर इसका डेल्टा निकालोगे तो 15 आएगा, ये एवरेज है। लेकिन इंस्टेंट मतलब मान लो 12 सेकंड, 13 सेकंड, 14 सेकंड, 15 सेकंड, अगर यहां तक बात करनी है तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करनी है तो इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे मान लो आप घर से स्कूल गए स्कूटी से, ठीक, तो घर से स्कूल आपने पूरी सब ट्रेवलिंग कर ली, सब हो गया, उसके बाद तुम एवरेज रेट निकालने बैठे, तो तुम्हें पता चलेगा कि घर से स्कूल तक का डिफरेंस कितना है, डिवाइड बाय टाइम। लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चाहिए तुम्हें, तो जहां वो पेटीज मिलती है अंकल की दुकान पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तुम्हें रेट चाहिए, तो मतलब बीच में कहीं पर रेट चाहिए, तो उसकी बात है इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हम ऐसे लिखेंगे, फॉर रिएक्टेंट इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू माइनस डीसी बाई डी टी, है ना। और फॉर प्रोडक्ट्स, फॉर प्रोडक्ट्स इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे, प्रोडक्ट के लिए क्या लिखोगे, प्लस लिखो या ना लिखो बात बराबर है, प्लस डीसी बाई डी टी। जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होता है तो उस समय हम डेल्टा को डी से रिप्लेस कर देते हैं, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए। अब आप बोलोगे सर मैंने कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में लिखा, क्या मैं मोल के फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल, तो डीसी को डीएन कर दोगे और प्रेशर के फॉर्म में पी कर दोगे, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम कभी अगर तुमसे पूछ ले इंस्टेंटेनियस रेट बताओ क्या होगी, आप आराम से इंस्टेंटेनियस रेट को एक्सप्रेशन पूछते हैं वैसे यूजुअली, है ना, सवालों में ना एक्सप्रेशन पूछते हैं। ठीक है, रीत सिंह कह रहे हैं जहां वो मिलती है, वाह, किससे मिलने जाते हो तुम? अभी तुम्हारी मम्मी को बताएं, ऐसी उड़ती हुई चप्पल आएगी ना कान के पास से, समझ में आ जाएगा। लिख लो तो बता देना, फिर आगे चलें। और अगर मम्मी ने कहीं पापा को बता दिया तो भाई 5-7 दिन तो तुमको यही लगता रहेगा कि मैं कहाँ आ गया हूं, है ना। क्यों रीत सिंह? क्यों भाई रीत? रीत, किससे मिलने जाते हो? हरमनप्रीत से? बताया नहीं तुमने यार कभी, हैं? चले आगे, आगे बढ़े, लिख लिया हो तो।
ये बेटा देखो चेहरे पे अलग ही खुशी चल रही इनके हैं। आइए जरा, तो ये कहानी हो गई भाई साहब एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट की। अब मैं आपको बता रहा हूं ग्राफिकल एनालिसिस। जी हां, दो पढ़ेंगे हम ग्राफिकल एनालिसिस, एक तो रिएक्टेंट का पढ़ेंगे और एक प्रोडक्ट का पढ़ेंगे, ठीक है। आइए जरा ग्राफिकल एनालिसिस देखिए फॉर रिएक्टेंट्स, है ना। सबसे पहला मैं बता रहा हूं फॉर रिएक्टेंट। मैंने आपसे क्या बोला था, क्या बोला था मैंने आपसे? मैंने आपसे यह बोला था कि इनिशियल में ध्यान दीजिएगा, इनिशियल मेरे पास जब टाइम 0 है, मतलब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होने जा रही है, उस समय पर रिएक्टेंट प्रेजेंट रहता है, प्रोडक्ट नहीं रहता, रिएक्टेंट रहता है। तो T इज इक्वल टू 0 पर अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में आपको समझाऊं टाइम के साथ, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से हम बनाया करते हैं कि टाइम बढ़ते जाता है और कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है, टाइम बढ़ते जाता है, कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम T1 पर कॉन्सेंट्रेशन मेजर करूं, ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर टाइम, ध्यान से देखना, T1 पर अगर कॉन्सेंट्रेशन मेजर करूं तो मेरे को कॉन्सेंट्रेशन मिली C1, और T2 टाइम पर अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन मेजर करूं तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन मिली C2। तो T1 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन C1 है, T2 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन C2 है। तो इस तरीके से ग्राफ में भी आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहां से एवरेज रेट लिखता हूं, अब मैं रेट को क्लासिफाई कर सकता हूं एवरेज और इंस्टेंटेनियस, क्योंकि अब अपन ने पढ़ लिया, तो बोलूंगा माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, यानी कि माइनस C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। सही बात है। आप ग्राफ की मदद से भी बता सकते हो, है ना, आप ग्राफ की मदद से ही बता सकते हो। लेकिन अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट लिखनी है तो आप क्या बोलोगे? इंस्टेंटेनियस रेट बोलोगे क्या? माइनस डीसी बाई dt। क्या बोलोगे? माइनस डीसी बाय dt। इंस्टेंटेनियस, मान लो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, सपोज इस वाले टाइम पर तुम्हें रेट निकालनी है, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या करोगे? इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट निकालने के लिए तरीका होता है स्लोप निकालना, और स्लोप निकाल लिया करो एक लाइन खींच के। तो लाइन खींच के स्लोप निकालोगे, और स्लोप क्या आता है? टेन थीटा, है ना। और हम उसको कैसे निकालते हैं? स्लोप को निकालते हैं हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर तुम्हें किसी टाइम t पर निकालना हो, है ना, तो स्लोप निकाला जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, किसी भी लाइन का स्लोप अगर निकालोगे तो, है ना। और स्लोप क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो इसकी हेल्प से आप इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हो, इसकी हेल्प से आप इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि जब आपके सामने सवाल आएगा, न्यूमेरिकल जब हम बाद में करेंगे तो अपन निकाल सकते हैं कभी, अगर आपके सामने सवाल आया तो ये कहानी है किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए। प्रोडक्ट में क्या होगा बताओ, पहले इसको नोट करो। प्रोडक्ट में क्या होगा बताओ? प्रोडक्ट में क्या होगा एक बार फिर सुन लो। कभी भी तुम्हें पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, मान लो इस टी पर निकालना है, तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बना दो इस कर्व का, और टेंजेंट का स्लोप निकालना होता है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वैल्यू से आप निकाल सकते हो, जो कि टेन थीटा होता है। एंगल वगैरह यहां दिया हो कि टाइम वाली एक्सिस के साथ एंगल 60 डिग्री है या 30 डिग्री है, वो डिपेंड करता है। अच्छा मुझे बताओ प्रोडक्ट के साथ क्या दिया होगा? ये तो चलो क्या हो गया, रिएक्टेंट का हो गया। मुझे प्रोडक्ट का निकालना है, कैसे निकालोगे? मुझे प्रोडक्ट का निकालना है, ये लिख लिया सबने? पहले इसको बना लो, फिर मैं प्रोडक्ट का बताता हूं फटाफट से। पहले इसको बना लो, फिर मैं प्रोडक्ट का बताता हूं।
चले आगे, बना लिया तो। डन 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 डन, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। चलो प्रोडक्ट का देख लो जरा एक बार, कैसा बनेगा प्रोडक्ट का ग्राफ। आइए जरा, प्रोडक्ट का ग्राफ कैसा बनेगा। टी इज इक्वल टू 0 पर क्या प्रोडक्ट मौजूद होता है? नहीं होता। मतलब प्रोडक्ट बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, ए दो लाइनें कहां से आ गई। प्रोडक्ट बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है ऐसे। और जब मैं टाइम t1 पर कॉन्सेंट्रेशन मान लेता हूं, C1 है इसकी, मान लिया मैंने, टाइम t2 पर इसकी C2 है, तो मैं यहां पर एवरेज रेट क्या लिखूंगा? ठीक है, ये किसके लिए बता रहा हूं मैं? फॉर प्रोडक्ट। तब मैं एवरेज रेट क्या लिखूंगा? तब मैं एवरेज रेट लिखा करूंगा, प्लस लगा दो डेल्टा C बाय डेल्टा टी, और अगर मैंने इसको C2 माइनस C1 लिखा, और तो यहां नीचे क्या आ जाए, T2 माइनस T1, और प्लस बाहर लगा ही हुआ है, अब प्लस लिखो ना लिखो बात बराबर होता है। और अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? प्लस डीसी बाई डी टी। सही बात है, प्लस डीसी बाई डी टी लिख दूंगा। और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मुझे निकालना है, मान लो इस जगह पे निकालना है, इस टाइम पर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन का स्लोप निकालूंगा, और वही स्लोप तो वही फॉर्मूला तो वही होता है क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू टेन थीटा। तो बस अब ग्राफ आपका ऐसा ऊपर जा रहा है, पहले नीचे आ रहा था, वो ऊपर जा रहा है, और साफ साफ दिख रहा है कि C2 बड़ा है C1 से। देखो यहां से साफ साफ दिख रहा है C2 बड़ा है C1 से। और पीछे वाले केस में देखो जरा क्या था, पीछे क्या था, C1 बड़ा था C2 से, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, तुरंत से पहले। लिख लो तो बता देना, लिख लो तो बता देना। डन, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब इसमें आपको सवाल कैसा दिख सकता है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूं। देखो आपसे ऐसा बोला गया है, मान लो मेरे पास कोई ग्राफ दिया हुआ है,
इस तरीके से कोई ग्राफ चल रहा है, ठीक है, और यहां पर ये 0 है, ये 60 ले लिया, ये 120 ले लिया, और आपको यहां पर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, सपोज 10 मोलर, यहां दे रखी है 20 मोलर, ठीक है, ऐसे मैंने अपनी तरफ से ले लिया। और आपसे बोला गया है कि बताओ किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये टाइम मैंने सेकंड में ले लिया और ये कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में ले ली, ठीक है। फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट t इज इक्वल टू 90। तो आपको 90 पर सपोज इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 90 पर एक लाइन खींचूंगा, ठीक है, मैं इस 90 इक्वल टू 90 पर एक लाइन खींचूंगा और उस लाइन का मैं स्लोप निकालूंगा, ठीक है। मान लो मैंने ऐसी एक लाइन खींच दी, ये टेंजेंट है, ठीक है। ये डार्क वाली लाइन से कर देते, थोड़ा सही समझ में आ जाएगा। देखना, ये मैंने इसकी टेंजेंट खींच दी, अब मैं क्या करूंगा, इस टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा, देखो इस पर है ना, मैंने ये टेंजेंट खींच दी। अब मुझे स्लोप निकालना, तो कैसे निकालो, ध्यान से देखना जरा। t इज इक्वल टू 60 पर देखो ये लाइन यहां कट कर रही है, ठीक है, ध्यान से देखना। t इज इक्वल टू 60 पर यहां पर है, ये 20 था तो 20 से थोड़ा कम, 20 से थोड़ा कम, तो मैंने मान लिया 18 मोलर, ठीक है, 18 मान लिया। और ये t इज इक्वल टू 120 पर 10 से थोड़ा कम, 10 से थोड़ा कम, मैंने 8 मान लिया यहां पे। तो अब तुम स्लोप निकाल सकते हो ना इस लाइन का, कैसे, स्लोप क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक। अगर मैं इसको x एक्सेस ले रहा हूं, इसको y एक्सेस ले रहा हूं, तो y2 माइनस y1 क्या आ जाएगा, 8 मोलर माइनस 18 मोलर डिवाइडेड बाय 8 मोलर कहां पे था, 60 पे था, और ये 120 पे था, नहीं सॉरी 8 मोलर था 120 पे, और 18 मोलर किस पे था, 60 पे, ये आ गया। तो स्लोप क्या आ गया, स्लोप आ गया -10 डिवाइडेड बाय 20, सॉरी 10 डिवाइडेड बाय 60, 20 कहां से आ गया 10 डिवाइडेड बाय 60, तो -1/6 इसका स्लोप आ गया। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस रेट जो थी वो क्या थी, -dc/dt, और -dc/dt यही तो होता है तुम्हारा स्लोप, तो ये आ गया -1/6, तो आ गया आपका आंसर 1/6। ये तरीका है, समझ रहे हो सवाल कैसा है। आपको इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है और उस टेंजेंट का आपको स्लोप निकालना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस एक्चुअल पॉइंट से नीचे की तरफ आएगा, ये भी नीचे, तो 20 से थोड़ा कम मान लिया मैंने, 18 मान लिया, और ये 10 से थोड़ा कम मान लिया, 8 मान लिया, है ना। तो इस तरीके से इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हो। आपको एग्जाम्पल जब आपके सामने आएगा, सवाल आएगा, तो ये वैल्यूज भी दे रखी होंगी। ये तो मैंने अपनी तरफ से माना है सवाल ऐसे ही समझाने के लिए। ये 20, 18, 10, 8 ये सब दे रखा होगा। ये बस आपको एक टेंजेंट दिमाग में सोचनी है कि मैं टेंजेंट किस पॉइंट पे बनाऊं। वो सवाल में पूछ लेंगे क्या कि t इज इक्वल टू 90 पर इंस्टेंटेनियस निकाल लो, यानी कि t इज इक्वल टू 90 पर टेंजेंट बनाओगे, और ये वैल्यू सब गिवन होंगी, है ना। मुझे सपना थोड़ी आ रहा था कि 18 आएगा। एक सवाल एक बच्चा भी पूछ रहा है, बिल्कुल सही सवाल है तुम्हारा, कि सर 18 कैसे आ गया, अभी नहीं दे रखा था तो मैंने 18 मान लिया। जब आपके सामने सवाल आएगा
तो ये वैल्यू भी दी जाएगी, ये भी दी जाएगी, ये भी हो सकता है दी जाए 80 मोलर, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है यहां पर, है ना। तो ये वैल्यूज ऐसी दी जाएंगी आपको यहां पर, कुछ वैल्यूज दी जाएंगी जिससे आप टेंजेंट निकाल लोगे, स्लोप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक कह रहा है कि सर 20 और 10 नहीं ले सकते क्या? नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 20 तो ऊपर है, ये 20 है, 20 ऊपर है, और टेंजेंट पर जब कट लग रहा है वो 20 से थोड़ा कम है। देखो आप दोनों में डिफरेंस देखो, हल्का सा नीचे आ रहा है, ये हल्का सा नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये तरीका है, आप नोट कर लो इसको, मैंने एक तरीका समझा दिया कि इंस्टेंटेनियस आरओआर कैसे निकालोगे। नोट कर लीजिए, जब अपन ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करना है, और है ना। ये अभी बेसिक थ्योरी कवर कर रहे हैं एक एग्जांपल के साथ कि ऐसा प्रोसेस होता है ना, ऐसा प्रोसेस होता है। लिख लो तो बता देना। बहुत बढ़िया लिख लिया, पक्का पक्का लिख लिया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्या बात है। अब चलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस पर। रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस पर मान लो मुझे कोई रिएक्शन दी है अल्फा ए प्लस बीटा बी, और इससे बना रहे हैं गामा सी प्लस डेल्टा डी। ये मेरे को कोई रिएक्शन दे रखी है, तो मुझे लिखना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, या इसको हम कंजम्पशन भी बोलते हैं, ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। और हम लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये दो चीजें लिखेंगे, तो एक एक करके मैं समझा रहा हूं ना, अभी तो बस मैंने हेडिंग डाल दी। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या लिख रहा हूं सबसे पहले, वापस आओ। मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्यों? रिएक्टेंट कम होता है, प्रोडक्ट बनता है, आपको पता है ये, है ना। रिएक्टेंट कम होता है और प्रोडक्ट बनता है, तो डिसअपीयर कौन होगा? बताओ डिसअपीयर कौन होगा? ए और बी डिसअपीयर होंगे, सी और डी बनेंगे, अपीयर होंगे, ठीक है। तो मैं जब भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, शॉर्ट फॉर्म में लिखा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। क्या आएगी? माइनस लगाऊंगा, रिएक्टेंट है, ध्यान देखो कैसे लिखना है, माइनस लगाऊंगा, रिएक्टेंट है, क्या लिखूंगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ए की डिसअपीयरेंस की रेट होगी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, बाहर माइनस लगा देना। चलो ऐसे ही चलो आगे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, क्या बी वाला भी रिएक्टेंट है? जी सर, माइनस लिखेंगे डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो ए की अपीयरेंस की रेट जो है, ए की डिसअपीयरेंस की रेट जो है माइनस डेल्टा बाय डेल्टा टी, और बी की डिसअपीयरेंस की माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। सिमिलरली सी और डी की हम बात करेंगे, पहले आप नोट कर लो, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिएक्टेंट है तो माइनस, प्रोडक्ट है तो प्लस, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस खत्म, ठीक है। लिख लो जरा फटाक से। सी के साथ बेटा गामा लिखा है, गामा, गामा जो है तुम्हारा मामा है, गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, गामा गामा, चलो लिख लो जरा, बहुत आसान है यार, बहुत आसान। और पता है इसी आसान से सवाल आता है, पता है तुमको, इतने आसान से सवाल आता है, अभी करेंगे ना, देखो। डन है ना एकदम, बहुत बढ़िया, अरे बहुत सही। अगला बताओ जरा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, बताओ, अब तो बता सकते हो अंकल, क्या? प्लस डेल्टा सी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। मैं एवरेज के फॉर्म में लिख रहा हूं,
आप यहां इंस्टेंटेनियस भी लिख सकते हो, क्या, डीसी बाई डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज लिखो या इंस्टेंटेनियस, सवाल से देख लेना किस में लिखा है। अगला, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, क्या आएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी आएगा प्लस डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। क्या तुम ऐसे लिख सकते हो, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, क्या यह बात सही है, क्या यह बात सही है, प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा डी बाय डेल्टा टी, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो वहां पर माइनस लेते हैं डिसअपीयरेंस में, यहां पर प्लस लेते हैं, ठीक है, सिंपल एकदम। अगर इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में लिखोगे तो डी कर देना डेल्टा की जगह। अब मैं आपसे एक शपथ लेना चाहता हूं, जो कि बहुत सारी जनता एग्जाम में भी गलत करती है। आप जरा मेरे साथ शपथ लें, क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड अपीयरेंस मैं, बोलें जरा, मैं शपथ लेता हूं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड अपीयरेंस में कॉफिशिएंट नहीं लिखूंगा, ऑब्लिक लिखूंगी, ठीक है। तो ये आप शपथ लीजिए मेरे सामने कि मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस में कॉफिशिएंट ना लिखूंगा ना लिखूंगी, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना हो रहा है, उस कॉन्सेंट्रेशन चेंज को बताती है, रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को नहीं बताती। क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस, ठीक है, समझे बात को। तो यह शपथ है आपकी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान दीजिए जरा। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस की, लेकिन अगर हमें रिएक्शन की ही रेट के बारे में पता करना है तो क्या होता है, ध्यान दीजिए, सॉरी स्क्वायर, देखिए देखिए, अल्फा ए प्लस बीटा बी गामा सी प्लस डेल्टा डी। अभी तो आपने अलग अलग बातें कर ली मालिक, अभी तो आपने अलग अलग बातें कर ली। क्या, आपने अभी बोला ए के रेस्पेक्ट में रेट, बी के रेस्पेक्ट में रेट, सी के रेस्पेक्ट में रेट, डी के रेस्पेक्ट में रेट, लेकिन इस पूरी रिएक्शन की रेट कब बताओगे, इस पूरी रिएक्शन की भी तो होती होगी कुछ रेट, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोला मैंने, फिर सुनो, आपने अभी तक क्या बात की, अकेले अकेले अपनी अपनी बातें तो कर ली, आपने अपनी बात कर ली, हमने अपनी कर ली, क्लास की बात कौन करेगा, आपने अपनी अपनी बातें कर ली, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन जो हो रही उसकी तो बात करो, कोई करो ना, इस रिएक्शन की भी तो कुछ रेट होती होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो हम चारों के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, जैसे इंडिविजुअली ए की रेट तुम्हें पता है, बी की पता है, सी की पता है, डी की पता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, लेकिन पूरी रिएक्शन की तो रेट बताओ। तो पूरी रिएक्शन की रेट हम लिखते हैं ऐसे, आप चारों के रेस्पेक्ट में लिख सकते हो, किसी को नाराज नहीं करना, ना 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 ना,
किसी को नाराज नहीं करना। रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान से देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए अपॉन अल्फा डेल्टा टी। ध्यान दीजिए, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो ऐसा मानते हैं कि पर मोल के लिए बता दो, चाहे तुम ए के लिए बताओ, चाहे बी के लिए, चाहे सी के लिए, चाहे डी के लिए, पर मोल के लिए बता दो तो हम चारों के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं। तो हमने लिखा माइनस डेल्टा ए अपॉन अल्फा डेल्टा टी, माइनस इसके लिए डेल्टा बी अपॉन बीटा डेल्टा टी, इसके लिए प्लस डेल्टा सी अपॉन गामा डेल्टा टी, और इसके लिए प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा डेल्टा टी। और मैंने ये पर मोल ले लिया तो सारी रेट अपनी बराबर हो गई। पर मोल मान लिया मैंने, ऐसा मानते सभी लोग, हम भी माने, सारी रेट बराबर हो जाएंगी। कौन सी? रेट ऑफ रिएक्शन। तो तुम रेट ऑफ रिएक्शन को ये इतना भी बोल सकते हो, इतना, तुम बोल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन इतना, तुम बोल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन इतना, तुम बोल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन इतना। तो ये सारी चीजें बराबर होंगी अगर हम पर मोल के लिए लिखेंगे। तो अब मुझे आपसे एक शपथ और चाहिए, शपथ नंबर 2। ध्यान से सुनो, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? तुमने ए की बात कर ली, बी की कर ली, सी की कर ली, डी की कर ली, तो ये पूरी रेट ऑफ रिएक्शन बोलोगे। इस पूरी रिएक्शन की रेट क्या है? तो तुम ए के रेस्पेक्ट में लिखो, चाहे बी के, चाहे सी के, चाहे डी के, कॉफिशिएंट डिवाइड कर देना मालिक, कॉफिशिएंट डिवाइड कर देना, तो पर मोल के लिए हो जाएगी और सारी रेट बराबर हो जाएंगी। पर मोल के लिए सारी रेट बराबर हो जाएंगी। लिखा आपने? हां, एक बच्चे ने एकदम सही बोला, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस इक्वल नहीं होते। रेट ऑफ भाई ए की अपनी रेट चल रही होगी, बी की अपनी चल रही होगी, सी की अपनी चल रही होगी, डी की अपनी चल रही होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर रिएक्शन की तो रेट डिफाइन करोगे। इंडिविजुअली ए की अपनी होगी, अब वो बी के बराबर हो या ना उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन सारे एक रेट ऑफ रिएक्शन इसकी तो कुछ लिखोगे तो सबके रेस्पेक्ट में बोल सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए शपथ नंबर 1 जो आपने लिखी है, इसी में ही मैं शपथ नंबर 2 भी लिख रहा हूं, ध्यान से। क्या? हम शपथ लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन में कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। इधर लिख दो, अगर नहीं किया तो हम पागल। ठीक है, तो ध्यान रखो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड अपीयरेंस में कॉफिशिएंट नहीं लिखेंगे, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में कॉफिशिएंट लिखेंगे। यानी कि पता क्या है, इन दोनों शपथ को मिला के अगर ओवरऑल निकालूं मैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन पता क्या होती है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस, जिसके लिए जो लिख रहे हो, डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट। सही बात है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट। आप गौर से देख लो, आप गौर से देख लो, देखो जरा, आप दोनों ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो, जब मैंने रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस लिखा तो कॉफिशिएंट नहीं लिखा, लेकिन अगर मैं इसमें अल्फा से डिवाइड कर दूं तो अब मेरी ये रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगी। मैं इसमें बीटा से डिवाइड कर दूं तो मेरी ये रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगी, ये सेम हो जाएंगी और बराबर वैल्यू आएगी, है ना? ऐसे ही आप आगे जाओगे तो सी और डी में भी ऐसे खेल सकते हो। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस में कॉफिशिएंट नहीं आते हैं, देखो नहीं आ रहे हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन लिखते टाइम कॉफिशिएंट आते हैं और वो बराबर हो जाती हैं, और ये आपकी शपथ चल रही है। ठीक है, सही है, डन। चलो अब हम करेंगे सवाल, और सवाल होते हैं ऐसे कि एग्जाम में भी डायरेक्ट आते हैं, बड़ा मजा आ जाएगा आपको, फटाफट से, बहुत आसान होते हैं सवाल। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। एक पॉइंट बस और लिखूंगा। क्या? एक पॉइंट और लिखना है मुझे। क्या पॉइंट लिखना है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए। देखना जरा, ठीक है। सिमिलरली रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी को मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी। 3, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी को मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू सी। और चौथा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी को मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू डी। ध्यान से सुनना जरा, क्या बात करी यहां पे, ध्यान सुनना। ये जो विद रेस्पेक्ट टू आ रहा है ना, ये है कहानी विद रेस्पेक्ट टू। देखो अब सवाल यहां ध्यान से पढ़ना है। काइनेटिक्स में यही है, आसान सवाल होते लेकिन ध्यान से पढ़ना। क्या? अगर सवाल में लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन, बस उसके बाद एग्जामिनर चुप, उसने बोला रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमें कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है। लेकिन अगर उसने लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि वो तुमसे इनडायरेक्टली पूछना चाह रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। कान खोल के सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। थोड़े से बस शब्दों को परिवर्तित कर देते हैं तो आंसर बदल जाता है। अगर तुमसे पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, आगे चुप, मतलब कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है। अगर तुमसे पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि वो ये पूछना चाह रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, कॉफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना। ठीक है, क्लियर है एकदम? तो ये कहानी है। आओ मैं आपको सवाल करके बताता हूं। तो एकदम ताजा ताजा सवाल आपके सामने आ रहा है, नीट 2019 का। ठीक है, अभी आया था बस। चलो भाई ध्यान से देखो, इसको क्या करेंगे। इसमें इस रिएक्शन के लिए करेक्ट ऑप्शन बताना है। N2H2 और अमोनिया के रेस्पेक्ट में बातें चल रही हैं। चलो बताओ, यहां लिख के बताओ। और डेल्टा की जगह उन्होंने डी लिखा, लिखेंगे माइनस डी, क्या लिखेंगे बताओ? माइनस DN2 अपॉन 1dt। कॉफिशिएंट 1 है ना, मैं रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में लिख रहा हूं, और ये बराबर हो जाती कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो माइनस DH2 अपॉन 3dt इज इक्वल टू प्लस डी अमोनिया, सॉरी प्लस 2 नहीं, डी अमोनिया अपॉन 2dt। क्या ये बात सही है? बस आंसर आ गया, चेक कर लो। इतने आसान सवाल आते हैं एग्जाम में। बताओ क्या आंसर आएगा? बोलो बोलो बोलो। अगर मैं H2 और अमोनिया के रेस्पेक्ट में देखूं, H2 और अमोनिया, तो एक जगह माइनस आ रहा है, एक जगह प्लस आ रहा है। यहां पे तो दोनों जगह प्लस है, ये हटा दो। माइनस DN2 अपॉन dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी अमोनिया बाई dt, ये भी हटा दो। इधर बता दो, माइनस DN2 बाई dt इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स, मतलब इसको और इसको उठा के उन्होंने आंसर बनाया है। ढोलकपुर आंसर आ जाएगा, ढोलकपुर आ जाएगा। यहां तो देखो अमोनिया में माइनस कहां से आ गया मालिक? यहां भी माइनस आ गया। दो जगह माइनस थोड़ी आएंगे, दो जगह माइनस थोड़ी आएगा। हाँ, अगला सवाल करें जरा। नेक्स्ट, a प्लस 2b से c प्लस डी बना रहे हैं। इफ माइनस डी ए बाई डी टी इज दिस, देन माइनस डी बी बाई डी टी निकालना है। ठीक है, a प्लस 2b दिया है। क्या दिया है? a प्लस 2b, और इससे क्या बना रहे हो? c प्लस डी। अब बताओ, a के बारे में दिया है, b निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? माइनस डी ए बाय 1 डी टी, माइनस डी ए बाय 1 डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी बाय
माइनस डीवी बाय 2dt बराबर कर दूंगा मैं। जब मैं कॉफिशिएंट लाऊंगा तो बराबर कर दूंगा। तो माइनस डी ए बाय 1dt इज इक्वल टू माइनस डी बाय 2dt। मुझे माइनस डी ए बाय dt दिया है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो ये दिया है कितना? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। मुझे निकालना है माइनस डीबी बाई dt। तो 2 को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ तो इंटू 2 कर दो, आंसर आ गया माइनस डीबी बाई dt। बड़ा आसान सवाल आता है इसमें एग्जाम में। तो क्या आ गया? 5 का डबल 10 यानी कि 10 की पावर 10 ही आ गया, माइनस 4 ही है तो माइनस 3। ठीक है, तो 10 की पावर माइनस 3 आ गया आंसर। ढोलकपुर देखो, तो मैंने क्या करा? माइनस डी ए बाई 1dt इज इक्वल टू, जब मैं कॉफिशिएंट लाऊंगा ना बराबर कर दूंगा, जब मैं कॉफिशिएंट लाऊंगा तो बराबर कर दूंगा। उसी रिलेशन को यूज किया मैंने। ठीक है, तो अगर आपको थ्योरी क्लियर है तो सवाल आपसे सारे बन जाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इसके लिए बताओ जरा, एम्स 2016 का पढ़ो जरा क्या कह रहे हैं। एक इक्वेशन दे रखी है, इफ रेट ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब डिसअपियरेंस है ना, डिसअपियरेंस किसकी? BrO3, मतलब माइनस डी ब्रो 3 नेगेटिव अपॉन dt इज इक्वल टू x दे रखी है आपको। देन कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 यानी कि प्लस डी Br2 बाई dt तुमको निकालना है। ठीक है, ये दिया है, ये निकालना है। कॉफिशिएंट को लेकर बराबर कर देना, रेट लिख लेना कॉफिशिएंट को लेकर, यानी कि मैं इसको और इसको लिखूंगा पूरा, मुझे थोड़ी लिखना है, इतना टाइम थोड़ी मेरे पास। मुझे जो चाहिए है और जो दिया है, Br2 चाहिए है, BrO3 माइनस दिया है, तो इन दोनों को लिखो। ये क्या है? रिएक्टेंट, तो माइनस डी BrO3 माइनस डिवाइडेड बाय 1dt, अगर कॉफिशिएंट ले लिया तो बराबर कर देना, इज इक्वल टू प्लस डी Br2 डिवाइडेड बाय 3dt। सीधा सीधा खेल खत्म, खत्म हो गया भाई। मुझे क्या चाहिए था? माइनस डी BrO3 बाई dt, यही चाहिए था, है ना। 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है। यहां 3 से डिवाइड कर दो, क्यों? इतने की वैल्यू देखो, इतने की वैल्यू तुम्हें गिवन है, कितनी, सॉरी इतने की वैल्यू तुम्हें निकाल ली है और इतने की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन है, ये निकाल ली है, ये गिवन है, यानी कि 3 उधर ले जाओ और ब्रो नेगेटिव का x है तो 3x आंसर आ जाएगा। ढोलकपुर आसान है कि नहीं? 2-3 सवाल से समझ में आ गया ना, बस लिखना और आंसर आ जाता है। लिखना है और आंसर आ जाता है। अगला बताना, इफ द रिएक्शन, ये दे रखी है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 टू 0.4 इन 10 मिनट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी चाहिए। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी चाहिए आपको, कि बी की रेट कितनी है। तो कह रहे हैं द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 से 0.4 इन 10 मिनट। तो एक काम करूं मैं ऐसे लिख दूं, माइनस डेल्टा करके लिख सकता हूं ना, माइनस डेल्टा ए अपॉन, कॉफिशिएंट ले आओ तो बराबर कर दिया करो, 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा बी अपॉन 1 डेल्टा टी। अब तुम्हें क्या चाहिए? ये चाहिए। अब 1 लिखो ना लिखो बात बराबर, तो यानी कि यही वैल्यू निकालनी है, यानी कि माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी डिवाइड बाई 2। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना है आपका? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है 0.4 माइनस 0.8, बाहर माइनस लगा है, अपॉन 2 डेल्टा टी कितना है? 10 मिनट में, 10 माइनस 0 लिख सकता हूं मैं, ये आंसर है आपका, प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो ऊपर कितना आया आपका? 0.4 और नीचे कितना आया? 20। ये आ गया आपका आंसर। ये आ गया आंसर आपका। तो क्या लग रहा है आंसर? 0.4 बाय 20 आ गया आपका, 4 बाय 200, 4 से काट दो 50, 1 बाई 50, 0.02 फर्स्ट आ जाएगा आंसर, है ना। तो देखो कितना आसान है, आपको तो कॉफिशिएंट से डिवाइड करके बराबर लिख देना, रिलेशन बनाना है बस आपको। तो सवालों में ऐसे रिलेशन बनाना है, तो कॉफिशिएंट से डिवाइड करके बराबर करके देख लो क्या दिया है, क्या पूछा है। ठीक है, चलिए भाई।
ये आपके लिए होमवर्क है, लेकिन इस सवाल में थोड़ी हिंट दे देता हूं। इस सवाल की हिंट ये है कि रेट को कभी भी हम वेट के फॉर्म में नहीं लिखते थे। तो आपको यहां पर ग्राम पर सेकंड में रेट दी है, तो आपको क्या करना है, ग्राम से मोल पे जाना है और मोल मोल में पूरा सवाल सॉल्व कर लेना, और लास्ट में फिर मोल से ग्राम में वापस आ जाना। ठीक है, ये हिंट दे रहा हूं, ये होमवर्क है आपका, करना है इसको आप, है ना। बढ़िया सवाल है, आसान है, लेकिन ये आपको यहां पर रिएक्शन दे रखी है। फिर सुन लो, ग्राम से मोल में जाओ, पूरा सवाल सॉल्व कर लो, और मोल से वापस ग्राम में आ जाओ। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, करना है इसको। एक और ऐसा ही सवाल है, सेम टू सेम। ठीक है, ये और वो दोनों ही सेम है, ये भी होमवर्क है। देखो यहां केजी है, तो क्या करना है, केजी से किलो मोल में चले जाना, किलो को चेंज मत करो, है ना। केजी से किलो मोल और किलो मोल से केजी में आ जाना, क्योंकि आपको केजी से केजी में चाहिए। तो वेट से डायरेक्ट वेट पे नहीं जाते, वेट से मोल, मोल से वेट वापस, है ना। और अगर आपके पास मॉड्यूल है नीट का अपना, तो नीट के मॉड्यूल से एक्सरसाइज 1 से 2, 5, 6 और एक्सरसाइज 4 से 10 और 16 करना है ना। क्लियर है, ये आपके लिए होमवर्क है। मनुराज का एक डाउट है कि क्यूब का सरफेस एरिया, नहीं नहीं नहीं, पाउडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरे पास ये पेज है, ठीक है, मैं उसको ऐसे समझाना चाह रहा हूं, डाउट एक आपका ले रहा हूं मैं, है ना। जैसे ये सरफेस है, तो अगर तुम पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे ना ऐसे, तो ये सरफेस एरिया की बात करना है, तुम वो गलत समझ गए, है ना। सरफेस एरिया मतलब मैंने अगर शुगर के क्यूब को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और बिछा दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन होने के ज्यादा, मतलब रिएक्शन होने की रेट ज्यादा है, मतलब रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कंपेरिजन टू एक जगह क्यूब रखा है तो, है ना। मैं इस सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। सर को श्वेता यादव का डाउट है, सर कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से जल्दी टूटने चाहिए ना, क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो आयनिक जल्दी। बेटा जब कभी भी डिसोल्यूशन होता है या कभी भी सॉल्यूशन में आयनिक कंपाउंड को डालते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, मॉल्ट करने पर इवन ब्रेक हो जाता है, तो वो रिएक्शन यूजुअली हम पानी में कराते हैं, एक्वस में कराते हैं, तो वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पर एक इफेक्ट लगता है सॉल्वेशन या हाइड्रेशन, है ना। व्हाट इज कॉफिशिएंट, बेटा कॉफिशिएंट मतलब होता है जो आपका स्पीसी है उसके आगे जो लिखा है, जैसे मान लो ये लिखा है N2+3H2, इससे क्या बना रहे हो, 2 अमोनिया, तो इनको हम बोलते हैं कॉफिशिएंट, ये 3, 2, 1, ये है कॉफिशिएंट। ठीक है, क्लियर है। सर अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई तो रेट तो डिक्रीज हो जाएगी हीट रिलीज होने के कारण, नहीं बेटा। जब कभी भी रिएक्शन होती है ना, यहां पर एक थ्योरी अलग है, यहां थ्योरी अलग कौन सी है, सुनो ध्यान से। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब तुम मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, और एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तुम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, क्योंकि हम मानते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं, तो तुम रिएक्टेंट को एनर्जी प्रोवाइड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा रहे होते हो, है ना। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। आगे हम रिलेशन भी पढ़ेंगे जिसमें साफ साफ मैथमेटिकली प्रूव है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। फोटोन मतलब एनर्जी के पैकेट, फोटोन मतलब एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, एक फोटोन की एनर्जी h न्यू के बराबर होती है, उनको अपन फोटोन बोलते हैं। सर सेम टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का रेट तो सेम ही होगा ना, हाँ तो हमने लिखा भी है आगे, हमने क्या करा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी लिखा, तो आगे हमने डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी प्रोडक्ट के लिए भी लिखा, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, बिल्कुल, है ना। सर डिफाइन कैटलिस्ट, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है कि जो रिएक्शन में टेम्परेरी पार्ट लेता है, परमानेंट पार्ट नहीं लेता, और रिएक्शन कराने के बाद सेम मास और कंपोजिशन में आपको मिल जाता है, मतलब कैटलिस्ट एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करा देता है। ठीक है सर, एच न्यू क्या है, एच न्यू था वो, उसको सनलाइट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एच न्यू से। ठीक है, चलिए भाई, तो ये कहानी थी आज की अपनी, और अब हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि कल। थैंक यू सो मच। कल हम रेट लॉ पढ़ेंगे और ये अपने जो होमवर्क हैं वो हम सॉल्व करेंगे, जो मैंने क्लास होमवर्क वाले दिए हैं ये अपन सॉल्व करेंगे, और मॉड्यूल के होमवर्क के अगर आपको सॉल्यूशन देखने हो तो अपने लाइब्रेरी सेक्शन में डले हुए हैं, आप देख लेना, है ना। बाकी जो 2 होमवर्क दिए उसको डिस्कस करके रेट लॉ पे अपन चलेंगे। क्लियर है एकदम, चलें फिर।
तो मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, मुलाकात करेंगे और कल हमारी मुलाकात होगी। आज का आप सारा रिवाइज कर लेना, आराम आराम से सारी चीजें हमने कवर की हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक पॉइंट्स अपन ने कवर किए हैं कि किस तरीके से रेट को हम डिफाइन करते हैं और न्यूमेरिकल अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए। कल हम और सवाल करेंगे, रेट लॉ पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। बस रिवाइज करके आना, जो आज मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करके कल जरूर आना, मुंह उठा के मत चले आना, ठीक है। मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।